वेलकम एवरीवन टू माय चैनल समृद्धि सूत्र। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या है, किसे लेना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए, आइडियल कवर कितना होना चाहिए, टर्म प्लान इतना सस्ता क्यों मिलता है, क्या हमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के कॉम्बो लेने चाहिए, डिफरेंट राइडर्स क्या है, कैसे डिसाइड करें कौन सी कंपनी बेटर है, टर्म प्लान को अदर लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि क्यों टर्म प्लान लेना ही एक सही ऑप्शन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। पर्सन ए की एज 30 इयर्स है और उनकी फैमिली में स्पाउस, पेरेंट्स और 2 किड्स है। पर्सन ए 60 इयर्स की एज में रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन 6% काउंट करते हैं। हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के वीडियो में देखा था कि निफ्टी 50 ने लास्ट 28 इयर्स में 12.28% का रिटर्न दिया है। सो हम लोग कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट रेट 12% पकड़ते हैं। पर्सन ए की मंथली सैलरी 75,000 रुपीज है, मीन्स 9 लाख एनुअली हुई। पर्सन ए हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर है। उन्होंने हमारा बजटिंग का वीडियो देखा है, इसलिए वो 20% सेव करते हैं। पर्सन ए 15,000 रुपीज 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं डिसिप्लिन के साथ। अगर आपकी सैलरी से 20% सेव नहीं हो पा रहा है तो बजटिंग के ऊपर वीडियो देखें। बजटिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस टर्म प्लान, योर गेटवे टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर लव्ड वन एंड योर पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस मेजरली 2 टाइप के होते हैं, लाइफ एंड नॉन लाइफ। नॉन लाइफ मीन्स व्हीकल, हेल्थ एसेट्रा, पर इनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत कैटेगरीज के हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, होल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक पॉलिसी। पर आज हम बात करेंगे बेसिक टर्म इंश्योरेंस की एंड क्यों आपको बाकी फैंसी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जगह बेसिक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म प्लान का मतलब है ऐसा इंश्योरेंस कि जिसमें पर्सन ए पर्टिकुलर ईयर्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है और अगर टर्म कंप्लीट होने से पहले पर्सन ए की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनकी फैमिली को प्री डिसाइडेड सम एश्योर का अमाउंट देगी। और अगर पर्सन ए को ड्यूरिंग द टर्म्स कुछ नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा? तो वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ रिटर्न नहीं मिलना कितना सही है। चलो अब देखते हैं कि आइडियल कवर कितना लेना चाहिए। कवर डिसाइड करते समय सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेड अर्नर की एब्सेंस में भी फैमिली की लाइफस्टाइल वैसे ही चलती रहे और फैमिली को अपने मेजर गोल्स में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और कोई भी लायबिलिटी है जैसे कि होम लोन या फिर एजुकेशन लोन, वो भी फैमिली को अपनी सेविंग से ना देनी पड़े। बहुत सारे मेथड है कवर डिसाइड करने के, पर जो सबसे ज्यादा फेमस और इजी मेथड है वो है एनुअल इनकम का 20 टाइम्स। पर हमें इनकम के साथ ही लाइफ के मेजर इवेंट्स एंड मेजर एक्सपेंस को भी कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि मैरिज, किड्स, होम लोन्स, मेजर सैलरी हाइक एसेट्रा। कवर लेते समय इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना चाहिए। हम सब लोग एड देख के 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं क्योंकि 1 करोड़ आज के हिसाब से ज्यादा अमाउंट है। पर क्या आपको पता है 15 साल बाद 1 करोड़ की क्या वैल्यू होगी? Let us take 6% inflation for 15 years. So 1 करोड़ रुपीस की वैल्यू 41 लाख रुपीस होगी। सो 1 करोड़ के साइकोलॉजिकल बड़े अमाउंट की जगह एनुअल इनकम, मेजर इवेंट्स एंड इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कवर डिसाइड करना चाहिए। आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर गूगल करके 1 करोड़ की 15 साल बाद क्या वैल्यू होगी वो आप देख सकते हैं। मार्केट में ऐसे टर्म प्लान भी अवेलेबल हैं जहां पर आप अपना कवर इंक्रीज कर सकते हैं लाइफ के मेजर इवेंट्स पे, जैसे कि मैरिज होने पर 50%, पहले किड होने पे 25%, सेम फॉर द सेकेंड चाइल्ड। कुछ ऐसे भी प्लान अवेलेबल है जिसमें आप अपने कवर को एवरी ईयर 5% से इंक्रीज कर सकते हो, जब तक कि आपका कवर डबल ना हो जाए। और अगर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो आप एडिशनल पॉलिसी भी ले सकते हो। इसका मतलब है कि पर्सन ए को 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि मिनिमम 1.8 CR का कवर लेना चाहिए।
अब देखते हैं कि टर्म प्लान इतना सस्ता क्यों होता है। पर्सन ए 30 इयर्स की एज में 1.8 CR का टर्म प्लान लेते हैं 60 की एज तक, तो उन्हें अप्रोक्स 20,000 प्रीमियम एनुअली आएगा। आप वीडियो पॉज करके ऑनलाइन चेक कर सकते हो एनुअल प्रीमियम ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर 1.8 CR कवर। अगर आपने चेक किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि बेसिक टर्म प्लान सबसे चीप होता है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कुछ प्लान में तो 1.8 CR के कवर में प्रीमियम लाखों में आता है। टर्म प्लान सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कंपनी को कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं देनी है, मतलब अगर कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ तो रिटर्न नहीं देना है। ये पूरे प्योर लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें सिर्फ रिस्क कवर है और दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट मिक्स नहीं है। अब समझते हैं कि जब कंपनी को गारंटर रिटर्न देना होता है तो उसको आपसे पैसा लेके आपको जो रेट पर रिटर्न करना है उससे ज्यादा रेट पर इन्वेस्ट भी करना है, तो वो आपसे आपके पैसों से कुछ पोर्शन अलग करके आपको कवर देगी, बाकी पैसों को इन्वेस्ट करेगी। सो वो दूसरा हिस्सा है वो भी हमें पे करना है। टर्म प्लान में दूसरा हिस्सा नहीं होता है, इसलिए वो सस्ता होता है। अब देखते हैं टर्म प्लान किसे लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप ब्रेड अर्नर हुए और यहाँ पर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपकी एब्सेंस में आपके पास जितनी भी सेविंग्स है वो फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए इनफ नहीं है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि स्पाउस जॉब कर रहे हैं तो वो डिपेंडेंट नहीं है, पर फ्यूचर में बेबी प्लान करोगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या होने वाली है तो भी आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। जब हम लाइफ में इंश्योरेंस का सोचते हैं तो डिपेंडेंट के बारे में सोचते हैं कि हमारी एब्सेंस में उनके डे टू डे लाइफ में कोई डिफिकल्टीज ना हो, पर यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि लायबिलिटी को भी कंसिडर करना इतना ही जरूरी है। अगर पर्सन ए ने होम लोन लिया है और उसकी डेथ हो जाती है तो बैंक वाले उनकी फैमिली से होम लोन रिकवर करेंगे, और अगर वो उनकी फैमिली लोन नहीं दे पाई तो बैंक वाले घर खाली करवाएंगे। सो अगर पर्सन ए ने टर्म इंश्योरेंस लिया होता और लोन अमाउंट को भी कंसिडर किया होता तो पर्सन ए की फैमिली लोन का अमाउंट दे पाती। यहाँ पर ये भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि हमें कहाँ कुछ होने वाला है तो हम अभी से ये सब सोचें, अभी तो लाइफ एंजॉय करने का टाइम है और अभी से मरने की बातें क्यों सोचें। फाइनेंस इमोशंस की जगह फैक्ट्स एंड नंबर पे चलता है। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, पर कोरोना के बाद हमने न्यूज में सुना ही है 25 से 45 इयर्स के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पर्सन ए जो कि 15,000 हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर पर्सन ए की 40 की एज में डेथ हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट के 35 लाख होंगे जो फैमिली को आगे की लाइफ चलाने के लिए मिलेंगे। ये सेविंग 60,000 मंथली एक्सपेंस के हिसाब से सिर्फ 5 साल ही चलेगी। आप गूगल करके हाउ लॉन्ग मनी विल लास्ट कैलकुलेटर सर्च करके आपका पैसा कितने साल तक चल सकता है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इससे पता चला कि पर्सन ए की फैमिली सेम लाइफ मेंटेन नहीं कर पाई। अगर पर्सन ए ने इंश्योरेंस लिया होता तो फैमिली को 1.8 CR का कवर मिलता और सेविंग के 35 लाख भी। सो फैमिली 2.1 CR 8% पे भी इन्वेस्ट करती तो भी वो अमाउंट 43 इयर्स तक चलता। इससे ये कंक्लूड होता है कि पर्सन ए को टर्म प्लान लेना चाहिए। सेम कैलकुलेशन आप भी करके डिसाइड कर सकते हैं आपको टर्म प्लान जरूरी है या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो जिनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या होने वाली है या लायबिलिटी है तो उन सबको टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान को लेके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टर्म प्लान कितने साल तक लेना चाहिए। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि टर्म प्लान हमारी एब्सेंस में फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है। सो इसका सिंपल मतलब है जब तक हम इनकम अर्न कर रहे हैं तब तक ही हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। तो अब बात आती है पर्सन ए ने 1.8 CR का कवर लिया था और कुछ अनफॉर्चुनेट भी उनके साथ नहीं हुआ, तो अब उतने ही पैसे पर्सन ए को कैसे मिलेंगे।
चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पर्सन ए मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और डिसिप्लिन के साथ हर महीने 15,000 रुपीज 60 इयर्स की एज तक इन्वेस्ट भी करते हैं 12% इंटरेस्ट पर। सो उन्हें यहाँ पे 5.29 CR रुपीज मिलेंगे। सो ये अमाउंट उनके इंश्योरेंस के सम एश्योर्ड से ज्यादा है। सो इसका मतलब ये है अगर उन्हें कुछ नहीं होता है और इंश्योरेंस का अमाउंट भी नहीं मिलता है, तब भी वो अपनी और अपनी फैमिली की आगे की लाइफ ये इन्वेस्टमेंट से आराम से चला सकते हैं। सबको टर्म प्लान में सिर्फ ये प्रॉब्लम लगता है कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ तो हमने जो प्रीमियम पे किया है वो रिटर्न नहीं मिलेगा। सो आप ज्यादा ड्यूरेशन के लिए प्लान लेते हो जैसे कि 75 इयर्स या 99 इयर्स, पर उसकी वजह से प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ जाता है। जो एडिशनल अमाउंट प्रीमियम का पे करने के लिए रेडी हो उतना ही इन्वेस्ट करोगे तो सम एश्योर्ड से ज्यादा अमाउंट मिलेगा, वो भी जल्दी। सो प्रीमियम वापस मिलने की लालच नहीं रख के प्योर बेसिक टर्म प्लान रिटायरमेंट तक लेना चाहिए। साथ में डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना चाहिए। जो 30 इयर्स तक 20,000 रुपीज प्रीमियम पे किया है उस 6 लाख को पीस ऑफ माइंड के लिए और फैमिली की सिक्योरिटी की फीस की तरह देखना चाहिए। क्या कार या हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ नहीं हुआ तो हमें प्रीमियम वापस मिलता है? सेम टर्म प्लान में भी सोचना चाहिए। अमाउंट रिटर्न चाहिए तो सही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंडियन सिनेरियो में 60 की एज तक बच्चे भी अर्न करना चालू कर देते हैं, तो आपके ऊपर अपने स्पाउस के अलावा किसी और की डिपेंडेंसी भी नहीं होती है, तो 5.2 CR अमाउंट अपने लाइफस्टाइल के लिए सही होगा। अब समझते हैं क्यों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। जब कोई कहता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है जिसमें आपको प्रीमियम पे करना है और अगर कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ तो रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, ये सुन के हमें लगता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसमें हमें इंश्योरेंस भी मिले और अगर कुछ अनफॉर्चुनेट ना हो तो रिटर्न भी मिले ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। पर क्या आपको पता है ये एक बहुत ही गलत ऑप्शन है, और अगर कोई आपको ये करने को कहे तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है। चलो हम ये समझते हैं कि हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स क्यों नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी हमारी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की नीड को पूरा करने के लिए एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, यूलिप्स जैसे प्लान लेके आई जिससे हमारी दोनों जरूरत पूरी हो सके। पर ये क्यों सही नहीं है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग 1.8 CR कवर का एग्जाम्पल लेते हैं। प्लान ए में पर्सन ए बेसिक टर्म प्लान लेते हैं 30 इयर्स के लिए जिसका प्रीमियम 20,000 रुपीज एनुअली है। मीन्स वो 6 लाख रुपए प्रीमियम पे करेंगे। प्लान बी में पर्सन बी 30 इयर्स के लिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान लेते हैं जिसका प्रीमियम एनुअली 40,000 रुपीज है। सो यहाँ कंपनी उन्हें 1.8 CR का इंश्योरेंस कवर देगी और 30 इयर्स के बाद 12 लाख रिटर्न भी कर देगी। सो यहाँ पर पर्सन बी ने सही किया लग रहा होगा। पर इंश्योरेंस कंपनी एडिशनल 20,000 रुपीज को किसी सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि FD में 8% रिटर्न पे इन्वेस्ट करेगी 30 इयर्स के लिए। कंपनी को 30 इयर्स में 24 लाख मिलेंगे जिसमें से पर्सन बी को 12 लाख का प्रीमियम रिटर्न कर देगी और 12 लाख अपने पास रख लेगी। यहाँ पर पर्सन बी को लगेगा उसे 12 लाख वापस मिल गया, पर अगर पर्सन बी ने वो एडिशनल 20,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी को देने की जगह पर खुद FD में इन्वेस्ट किए होते तो उसे 12 लाख की जगह पर 24 लाख मिलते। यहाँ पर हमने देखा कि प्लान बी में 20,000 रुपीज इंश्योरेंस के लिए थे, वहीं दूसरे 20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए थे। अब हम टर्म प्लान को एंडोमेंट प्लान से कंपेयर करके देखते हैं। एंडोमेंट प्लान में हमें मैच्योरिटी पे रिटर्न अमाउंट मिलता है। मैं यहाँ किसी कंपनी के प्लान का नाम लेके एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, पर आप एंडोमेंट प्लान को चेक कर सकते हैं और वैल्यू इसी के आसपास ही आएगी। पर्सन ए की करंट एज 30 इयर्स है। वो 65 इयर्स के लिए 1 CR का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। टर्म प्लान के केस में एनुअली 13,500 रुपीज प्रीमियम आएगा, जबकि एंडोमेंट प्लान के केस में 2,75,000 रुपीज का प्रीमियम आएगा। टर्म प्लान में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि एंडोमेंट प्लान में 1.05 CR से लेकर 2.45 CR रुपीज का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। पर टर्म प्लान में 2,61,000
500 रुपीज बचेंगे, जो हम 8% के हिसाब से 35 इयर्स तक भी इन्वेस्ट करते हैं तो 4.74 CR मिलते हैं, और अगर 12% के इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 12.64 CR मिलते हैं, जो कि 2.45 CR से ज्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस को अलग अलग रखने में ही ज्यादा फायदा है। एंडोमेंट प्लान में कुछ लिमिटेशंस भी होती है। पर्सन बी की डेथ नहीं होती तो उनको 2.45 CR रुपीज मिलते 65 की एज में, पर अगर उनकी डेथ जल्दी हो जाती तो जितने साल प्रीमियम पे किया है उसके हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू मिलती, रेंजिंग फ्रॉम 1.05 CR से 2.45 CR। मतलब पर्सन बी की जितनी लेट डेथ होती उनकी फैमिली को उतना ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता। एंडोमेंट प्लान में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है मैच्योरिटी बेनिफिट। यहाँ आपको हमेशा कुछ मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, जबकि टर्म प्लान में डेथ नहीं होने पर मैच्योरिटी अमाउंट 0 होता है। इस बात से एजेंट आपको कन्विंस कर ही लेते हैं। पर आपने अभी देखा कि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम देने के बाद भी बचे हुए अमाउंट को 8% से भी इन्वेस्ट करते हैं तो एंडोमेंट प्लान के मैच्योरिटी अमाउंट से ज्यादा अमाउंट मिलता है। एंडोमेंट प्लान का रिटर्न बहुत कम होता है, कई बार तो इन्फ्लेशन से भी कम होता है। एंड फाइनेंस का बेसिक रूल कहता है कि आपको अपने पैसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने चाहिए जहां पर इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके पैसे की वैल्यू एवरी ईयर कम हो रही है। एंडोमेंट प्लान का रिटर्न कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ये रिटर्न हम IRR से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गूगल शीट पे IRR कैसे कैलकुलेट होता है। एवरी ईयर हमने 1 CR के कवर के लिए 2,75,000 रुपीज पे किए हैं 35 इयर्स के लिए। तो एक कॉलम में ईयर्स लिखने हैं 1 to 35, दूसरे कॉलम में नेगेटिव 2,75,000 रुपीज लिखने हैं क्योंकि ये हमने पे किए हैं, और 36 ईयर पे पॉजिटिव रिटर्न 2.45 CR लिखना है क्योंकि ये हमको मिला है। अब जस्ट टाइप करना है इज इक्वल टू IRR और सिलेक्ट करना है हर एक सेल को 1 to 36 तक। आप देख सकते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको 5% मिला, जो इन्फ्लेशन से कम है। एंडोमेंट प्लान में एक और प्रॉब्लम है, एंडोमेंट प्लान लिक्विड नहीं होता। मीन्स अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो और आपको पैसों की जरूरत है तो आप FD स्टॉक करके पैसे ले सकते हैं। जब तक आपने इन्वेस्ट किया है उतना रिटर्न आपको मिलेगा। पर एंडोमेंट प्लान में अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़े तो आपको पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी, मतलब कि बंद ही करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको कोई इंश्योरेंस कवर नहीं रहेगा जिसके लिए आपने प्लान लिया था। और हो सकता है कि आपने जो भी प्रीमियम अभी तक पे किया है उतना अमाउंट भी वापस ना मिले। अगर आपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं किया और बेसिक टर्म प्लान लिया है तो आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। बाकी बचे पैसों से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, और पैसों की जरूरत होने पर इंश्योरेंस कवर चालू रहता है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट राइडर्स जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस के साथ ले सकते हो। राइडर्स को आप अगर होटल डिनर के साथ कंपेयर करो तो टर्म इंश्योरेंस मेन कोर्स है, पर आप सूप या स्टार्टर भी ऑर्डर करते हो एंड लास्ट में कुछ स्वीट भी लेते हो तो ये राइडर्स है। यहाँ पर मेन कोर्स इम्पोर्टेंट है एंड एपेटाइजर एंड डेजर्ट जरूरत के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। सेम राइडर के साथ भी है। मार्केट में टर्म प्लान के साथ बहुत टाइप के राइडर्स आते हैं, पर हम लोग दो सबसे इम्पोर्टेंट राइडर्स को डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल इलनेस राइडर। इस राइडर में अगर पर्सन ए को कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोसिस होती है तो इंश्योरेंस कंपनी प्री डिसाइडेड लमसम अमाउंट देती है ताकि बड़ी बीमारी में फैमिली को सपोर्ट रहे। हेल्थ इंश्योरेंस जितना भी मेडिकल बिल होता है उतना ही अमाउंट कंपनी देती है। क्रिटिकल इलनेस कवर टर्म कवर के अलावा एडिशनल होना चाहिए। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। टर्म इंश्योरेंस हमारी एब्सेंस में फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लेते हैं, पर एक्सीडेंट के केस में अगर पर्सन ए की डेथ नहीं होती है पर अब वो ऑफिस नहीं जा पाते तो भी उनकी फैमिली और उनको
फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो ये राइडर कुछ लमसम अमाउंट देता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी का टर्म प्लान बाय करें। पहला पैरामीटर है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये हमें कंपनी की साइज बताता है। हम लोग टर्म प्लान बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, जैसे कि 20 या 30 इयर्स के लिए, तो कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो 30 इयर्स तक रन करे। सबसे पहले बाकी प्रोडक्ट के जैसे कंपनी बड़ी हो और ब्रांड वैल्यू हो। AUM हमें IRDAI की साइट पर एनुअल रिपोर्ट में मिलता है और ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी AUM गूगल भी कर सकते हैं। हमें ज़्यादा AUM वाली कंपनीज शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए। 2022 और 23 की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 5 कंपनीज अगर देखें तो SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ और LIC है। दूसरा पैरामीटर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो उसमें से कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए, मतलब कितने क्लेम के पैसे दिए। अगर कंपनी A ने 98 क्लेम सेटल किए और कंपनी B ने 99, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी B बेटर है। पर यहाँ पर एक कैच है, अगर कंपनी B 99 क्लेम स्मॉल अमाउंट के पास करे एंड एक बड़ा क्लेम रिजेक्ट करे, जबकि कंपनी A 98 बड़े क्लेम सेटल करे एंड 2 स्मॉल अमाउंट के क्लेम रिजेक्ट करे, तो इस केस में कंपनी A ने ज्यादा अमाउंट सेटल किया एज कंपेयर टू कंपनी B। पर यहाँ पर कंपनी ने कितना अमाउंट सेटल किया है वो देखने की जरूरत है। आप ये 3 पैरामीटर को यूज करके कंपनी चूज कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस लेते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप कंपनी के साथ करते हो। कॉन्ट्रैक्ट के समय इंफॉर्मेशन सही आना जरूरी है। कंपनी आपको 1.8 CR का इंश्योरेंस सिर्फ 20,000 रुपीज में दे रही है, तो आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। टर्म प्लान लेते समय अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे कि BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, अगर वो फैमिली हिस्ट्री भी पूछे तो सही से बतानी चाहिए। अगर आप स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन भी ऑनेस्टली बतानी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ हाइड करना नहीं चाहते, पर हमें हमारे बारे में भी कुछ चीजें पता नहीं होती है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट करें कि आपका मेडिकल टेस्ट कर ले ताकि सब इंफॉर्मेशन आप दे पाओ। इंसिस्ट करें कि मेडिकल टेस्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से ना हो। अगर कुछ इंफॉर्मेशन देने से प्रीमियम बढ़ सकता है, तब भी आप करेक्ट इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि ये आप अपनी फैमिली के लिए टर्म प्लान ले रहे हैं। अगर क्लेम के टाइम पे कुछ डिटेक्ट हुआ जो आपने रॉन्ग बताया था, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। टर्म प्लान लेके आपने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी स्टेप ले लिया, पर अगर फैमिली को पता ही नहीं होगा तो इसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो पॉलिसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्लेम प्रोसीजर फैमिली मेंबर्स को बताना जरूरी है। स्पाउस को भी फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन में इन्वॉल्व करना एक सही हैबिट है। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एक साथ 1.8 CR रुपीज मिले तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि मंथली इनकम होती रहे, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हो तो आप गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे खर्च कर देंगे। आप अपने आप से एक क्वेश्चन ये भी पूछें कि आज आपके पास 1.8 CR रुपीज होते तो आप अपनी सैलरी जितनी इनकम कैसे करते। ऑल्सो डिस्कस विथ योर फैमिली एंड कमेंट करके बाकी लोगों को भी एजुकेट करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको अर्ली एज में टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अर्ली एज में प्रीमियम भी कम होता है और आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। बेसिक टर्म प्लान रिक्वायर्ड राइडर के साथ जितना जल्दी हो पाए उतना लेना चाहिए। पॉलिसी लेते समय ही आपको नॉमिनी ऐड करना चाहिए। पॉलिसी लेते समय आपको टर्म एंड कंडीशन अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कंपनी या एजेंट से बात करिए। अगर आप टर्म प्लान ले रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको टैक्स में भी मिलेगा। डोंट पे एडिशनल प्रीमियम फॉर अनवांटेड राइडर्स। पॉलिसी लेने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन को बीट करे। डोंट मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। चेक IRR ऑफ एंडोमेंट प्लान बिफोर बाइंग और चेक करें कि क्या आप खुद से इन्वेस्ट करते तो उससे ज्यादा रिटर्न ले सकते थे। क्या IRR इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। टर्म प्लान आपकी फैमिली के लिए एक बेटर और सस्ता ऑप्शन है।
ये वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस कितना जरूरी है। तो अब आपको अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए एक्शन लेने का टाइम है। प्लीज चेक डिटो फॉर द बेस्ट प्लान इन इंडिया फॉर 2024, suggesting as I found good link for study in different term insurance plan. Thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to hit the like button, subscribe for the more financial tips, share this video with friends and family. Until next time, dream big, save smart, and let's continue learning together.